जी हाँ, स्वागत है आपका। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 सीटेट 2021 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। जी हाँ, सॉल्व। प्रश्न नंबर 1। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये पिता का जो कथन है वो किसको दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। जी हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सभी प्रश्न लगभग प्रश्न इसमें पढ़ाए गए प्रश्न हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या करेगी? तो बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। बिल्कुल अधिगम को रोकने का काम करेगी ये। प्रश्न नंबर चौथा देखिएगा। ज़्यादातर प्रश्न पढ़ाए गए प्रश्न हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बेस्ट विशेष। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये भी देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, बिल्कुल सही। और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही उत्तर यही है। प्रश्न नंबर पाँचवा देख लीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसका सही उत्तर ये होगा। और प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा। तो वाइगोत्स्की को भी हम लोगों ने पढ़ा था, खूब पढ़ा था। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। लगातार इस पर हमने वाइगोत्स्की पर चर्चा किया था। और प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। जीन पियाजे। जी हाँ, लगातार जीन पियाजे भी आपको पढ़ाए गए खूब। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है, आप एक बार फिर से अवलोकन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। विचार और सोच में केंद्रीयकरण, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसकी बात की जा रही है। तो प्रश्न नंबर 10 की बात करें। जी हाँ, प्रश्न नंबर 10 देखिए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही सरल क्वेश्चन। विकास बहुआयामी होता है, यानी विकास जो होता है विस्तृत होता है। इस पर भी खूब चर्चा किया गया। लगभग सभी प्रश्नों में उन शब्दों का समावेश है जो अक्सर क्लास में डिस्कस किया गया है। प्रश्न नंबर 11। जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बिल्कुल सही, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। पहले सांवेदिक, फिर उसके बाद मूर्त, फिर उसके बाद अमूर्त। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो ये देखा जाना चाहिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, इस रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 देखिए। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर देना चाहिए। 13 का ये चौथा ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग सबसे उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, ये नहीं कहना ठीक है कि छात्र जिसे विकलांगता हो, ऐसा कहना गलत है। तो अब विकलांग के स्थान पर क्या दिव्यांगता शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। ठीक है, इससे बालक के अंदर हीन भावना नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 15 देखिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 देखिए। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सही उत्तर होगा अपसारी चिंतन। इस पर भी मैंने चर्चा किया था।
यानी जो सृजनात्मक बालक होता है वो अपसारी चिंतन करता है, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो अभिसारी चिंतन करता है। अपसारी का मतलब कई दिशाओं में चिंतन करना। प्रश्न नंबर 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए ताकि कई तरीके से वो समझा सके। प्रश्न नंबर 18 देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो अधिगम की जो अभिप्रेरणा है वो किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके अधिगम की अभिप्रेरणता को कायम रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा रहेगा? तो इसका माध्यम है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं गलती हो रही, उस तरीके से समझ करके ये अध्यापन में जो है बहुत बड़ा काम करेगा। प्रश्न नंबर 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तब कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, जिसमें कोई डर ना हो, कोई उत्तेजना ना हो, तो ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। प्रश्न नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा सबसे उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार है, ये धारणा सबसे उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, इनमें से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायता करती है? अन्वेषण और संवाद यानी खोज और बातचीत यानी इंक्वायरी एंड डायलॉग। प्रश्न नंबर 28, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, यानी किससे बात कर रही है? स्वयं से बात कर रही है। ये कार्य किस प्रगति पर वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेओ वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? यानी स्वयं से बात करना यानी स्वनियमन को दर्शाता है, यानी सेल्फ रेगुलेशन। प्रश्न नंबर 29 देख लीजिए, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ये मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थी की ज़रूरत क्या है और उसकी आवश्यकता क्या क्या है। प्रश्न नंबर 30, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी वातावरण पर जो है प्रतिरोपित किया जा सकता है कि क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता और वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये था साइको यानी कि बाल विकास का सॉल्व। बहुत बहुत धन्यवाद।